शिक्षा विभाग पर आरोप लगाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अखबारों में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही है, जिसके बाद बागपत के माध्यमिक शिक्षा विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या आरोपों के पीछे कोई ठोस तथ्य है या फिर किसी व्यक्तिगत विवाद का हिस्सा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति ने वह वीडियो बनाया फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। उनका परिचय करा दूं, वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वरिष्ठ समाजसेवी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर संदीप पहल जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं भास्कर समाचार पर। डॉक्टर साहब, आपका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसको 20 से 30 हजार लोग देख चुके हैं। तो जो आपने उसमें आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप भी हैं, शिक्षा विभाग पर भी हैं और जो बागपत के जो अधिकारी हैं उन पे भी डीआईएस पे उन पर भी वो आपने आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके के आरोप आपने लगाए हैं उसके लिए सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि वो आरोप है क्या, एक बार, क्योंकि जो दर्शक उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे वो आपके माध्यम से जानकारी ले लेंगे। वो आरोप क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में डॉक्टर साहब बताएंगे। पहली बात तो ये आरोप नहीं है, ये सत्यता है। आरोप और सत्यता में फर्क होता है। सत्यता इसलिए है कि यही नहीं, जितने भी डीआईएस हैं पूरे प्रदेश में 2-4-10 को छोड़कर, हो सकता है वो भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूं, ये रिश्वतखोर हैं। इनका काम है स्कूल की मैनेजमेंटों में लड़ाई कराना, चुनाव में लड़ाई कराना और फिर दोनों पार्टियों से पैसे लेना। इसलिए आरोप नहीं है, सत्यता है। और मेरे आरोपों की पुष्टि अनेकों तरीकों से, साक्ष्यों से हो जाएगी। हाँ, वही चीजें डॉक्टर साहब हम भी थोड़ा जानना चाह रहे थे, क्योंकि जो वीडियो देखा लोगों में ये चीजें चर्चा का विषय बनती हैं और बननी भी चाहिए। जैसे आपने कई गंभीर आरोप लगाए, आपने कहा कि ये जो अधिकारी है ये भ्रष्ट है, ये रिश्वत लेते हैं। तो क्या कोई इस तरह के साक्ष्य डॉक्टर साहब आप प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने, जिससे ये चीज की पुष्टि हो पाए? आपने अभी कुछ मेरठ में, गाजियाबाद में और आपके बागपत में लोग देखे हुए रिश्वत लेते हुए, कुछ लोग पकड़े गए, इंजीनियर हैं, अलग अलग तरीके के हैं, तहसील के हैं। तो उनके पास उन रिश्वत को लेने के लिए एजेंट रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है ना? तो वो डायरेक्ट रिश्वत नहीं लेता। आपको मेज पे बैठा हुआ है, लिफाफा पकड़ लेता आपसे। अब बायोमीटर से रिश्वत ली जाती है सब जगह, और इस बात को सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है रिश्वत ली जाती है। एक व्यक्ति अपने डीआईएस ऑफिस में काम रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है, किस अधिकार से रखा हुआ है, वो सिर्फ किसी काम के लिए रखे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये अपने निजी जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो रिश्वत डायरेक्ट नहीं ली जाती। मैंने वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा कि 6 आदमी वहां पे टेस्ट किए गए हैं। जी। क्या किसका किसके अनुमति से की है? प्राप्त नहीं कि स्कूल के अंदर वो काम न करें और इनकी यहाँ पर आकर भाषा में दुखोरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये चीजें बताई, कई मामले आपने उस वीडियो में उठाए, ये जो चीजें हैं, जो एक खामियां हैं, इन खामियों की जानकारी आपको कैसे मिली? अब ये तो खुफिया लोग होते हैं, देखेंगे वो जानकारी, खुफिया तंत्र एक बनाया हुआ है। तो वो लोग आके देते हैं सब जगह पर। अच्छे लोग भी होते हैं ना, या 2 गैंग होते हैं, एक गैंग दूसरे गैंग की सूचना देता है। जी। इस तरीके से सूचनाएं मिलती हैं। अब सूचना कौन दे रहा वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। बिल्कुल, वो आपकी ठीक है, वो हम चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल क्लियर किया। जिस तरीके से कहते हैं ना कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे, तो जो ये आपके आरोप है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपने लगाए हैं। और आपका कहना है कि ये जो आरोप है इनकी पुष्टि अगर कोई बात आए, कोई उस तरह के एविडेंस भी आपके पास इसके मौजूद हैं। अच्छा, ये जो मुद्दा है, आप बागपत में रहते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बागपत में भी बहुत लोग समाज सेवी का दावा करते हैं। कई सामाजिक संगठन हैं, शिक्षकों के भी कई सारे बहुत सारे संगठन हैं। वो संगठन और जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं वो इन ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से क्यों नहीं उठाते? क्या कारण है डॉक्टर साहब? आपने प्रमुखता से उठाया, आपको जानकारी मिली, तो ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए, इसका क्या कारण मानते हैं?
कोई उनके बारे में मैं देखो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्तर होता है, अपनी अपनी जो है इच्छाएं होती हैं। जी जी लेकिन मेरा मन है कि जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है वो रिश्वतखोर है, वो आतंकवादी से बड़ा देशद्रोही है और देश के लिए खतरा है। जी। जी नहीं, आपने ठीक कहा कि जो गलत गतिविधियां हो रही हैं, राष्ट्र में हो रही हो या आपके प्रदेश में हो रही हो या आपके पड़ोस में हो रही हो, अगर उन गलत गतिविधियों के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाएगी तो उसकी आंच कहीं ना कहीं हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। तो जैसे आपने सोशल मीडिया के द्वारा तो ये पॉइंट उठाई दिया डॉक्टर साहब, वीडियो बना के आपने डाल दी, क्या कोई आपने लिखित में शिकायत या किसी को फोन के द्वारा भी आपने जानकारी दी उच्च अधिकारियों को? भाई उच्च अधिकारी को लिखित में देने की आवश्यकता क्या है? सभी ने वीडियो देखा होगा। और इस अब ऐसा तुमने कहीं सुना है कि टीवी चैनल वाला न्यूज चलाएगा और फिर लिखित में भी शिकायत करेगा? भाई कोई आप सोशल मीडिया पे मैं डाल रहा हूँ, वो एक क्या नाम है ओपन प्लेटफॉर्म पे, वहां से कोई भी उसे लेके वो शिकायत कर ले। अब पहले वो सामान इकट्ठा करो, उनको फिर समाज में लाओ, फिर उन पे लिखो, फिर आरटीआई डालो। जीवन में रोज 24 घंटे ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, तो इसलिए जीवन भी जीना होता है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग खुद इस बात को जानते हैं, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो पे वो भी उसको भेज सकते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होगी समाज के प्रति। नहीं, आपका वीडियो बिल्कुल कहीं ना कहीं, जब आपका वीडियो हमने देखा, उसको प्रकाशित किया, तो हमने बागपत डीआईएस राघवेंद्र सिंह को फोन पे बात की, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आपके बारे में इस तरह की चीजें कही जा रही है, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया है और कोई कुछ भी बोल के डाल सकता है। उन्होंने ये कहा, वीडियो तो उन्होंने जरूर देखी होगी तभी तो उनका ये बयान था। लेकिन वही चीजें मैंने उनसे पूछी कि मेरे बारे में, मेरे बारे में डाल के डीआईएस को कहो कि मेरे बारे में डाल के दिखा दे। तो मैंने उनको ये कहा, मगर सर जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कोई कुछ भी डाल देता है, तो जैसे अगर वो चीजें गलत है, डाल के दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा कानून क्या होता है। बिल्कुल वो चीजें अगर गलत है तो आपको इसमें एक्शन लेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे एक्शन लेने की कोई वो नहीं है। तुम भी एक बात तो सुनो अरुण जी, चोर अपने खिलाफ खुद एक्शन लेगा, ऐसा सुना है कहीं आपने? ऐसा सुना हो इस काल में, पिछले 100-200 साल में? तो आप मुझे बताओ भाई। एविडेंस जो है उनके खुद ऑफिस में है। पहले तो एविडेंस है कि 6 जने जो अटैच किए हुए, वो एविडेंस है उनके भ्रष्टाचार का। दूसरा, उनके जो कैमरे लगे हुए हैं, आप उनकी कॉल, उनकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए और इनके जो मोबाइल है इनके पास 2-3, उनकी कॉल डिटेल ले लीजिए। उनसे आपको सारे जो मेरा कहना है सारी पुष्टि हो जाएगी। ये किस समय कॉलिंग अपने ऑफिस में आते हैं, किस समय जाते हैं, समय से क्यों नहीं आते हैं, समय से क्यों नहीं जाते हैं, इन सब से बात हो जाएगी। बिल्कुल, आपने कहा कि कहीं ना कहीं देखिए, जो समाज सेवी होते हैं, मीडिया का जो काम होता है वो सिर्फ आवाज को उठाना होता है, जांच करना अधिकारियों का काम है। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अपना काम करेंगे भी, अगर उनकी मंशा सही होगी। आपकी वीडियो के बाद, ये खबर चलने के बाद, क्योंकि चर्चा तो हो रही है क्षेत्र में और वो चर्चा धीरे धीरे अधिकारियों तक भी पहुंचेगी और वो अपना काम भी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे थोड़ा सा वीडियो आपने डाला, वायरल हुआ, लोगों ने देखा, क्या किसी अधिकारी ने भी संपर्क किया आपसे या अभी तक कोई किसी कॉल वगैरह? नहीं, मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं है। जी, कोई फोन नहीं आया किसी का। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो आरोप लगाए हैं और अगर उनकी जांच होती है या उसमें कोई अधिकारी कोई एक्शन लेता है, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे उन आरोपों को साबित करने की, अगर वो गलत बताए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं? बिल्कुल लेंगे। मैंने कहा ना, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, उनके ऑफिस की, कौन आता है, कब आता है। उनसे जो नकल माफिया हैं, पीछे अखबार छपे थे, उनका भी खुलासा हो जाएगा। जो इन्होंने 6 अपने पास एजेंट जोड़े हुए हैं, उनकी कॉल डिटेल ले लीजिए। तो ये जो है सभी जेल चले जाएंगे बेचारे। जी। तो डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं, जैसे ये चीजें आम आदमी तक, समाज सेवियों तक, मीडिया तक पहुंच जाती है, अधिकारियों तक भी ये चीजें जाती होगी, मेरा मानना है। तो अधिकारी इसमें क्यों चुप्पी साधे रहते हैं?
कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती, क्या कारण मानते हैं डॉक्टर साहब? इसका कारण सबसे बड़ा ये है, आप मुझे बता सकते हैं आपके जिले में कितने अधिकारी ईमानदार हैं टोटल मिला के? मैं तो यही कहूंगा मैं जी तो यही सभी कहूंगा जी ईमानदार सभी हैं। ईमानदार हैं। आपके कहने से ईमानदार हो जाएंगे? आपके बड़ौत डिग्री कॉलेज के अंदर जो जैन डिग्री कॉलेज है, वहां क्या गुंडागर्दी हो रही है अपॉइंटमेंट में? कौन एक माफिया, वो धनंजय कुमार जैन कितने साल से लूट के खा रहा है इस कॉलेज को? कोई क्यों नहीं बोलता आपके यहाँ बड़ौत में? तो सर भाई मीडिया का काम तो दिखाना है, हमने कई बार उसको दिखाया है। बात तो है ना कि अधिकारी जो है उच्च अधिकारी है जी। आप देखो, बात सुनो, सवाल करने का तो इश्यू यहाँ पे खत्म हो गया जब आप ईमानदारी से ये नहीं बता पा रहे आपके यहाँ खनन माफिया है, आप ये नहीं बता पा रहे आपके यहाँ कौन कौन रिश्वत लेता है जिले में। मैं बता देता हूँ लिस्ट, बताओ कौन नहीं लेता। चलिए हम आप ये आपसे दो कि कौन कौन लेता, आप ये दे दो कौन कौन नहीं लेता। आपसे ही सुनना चाहेंगे सर कि आप थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए कौन कौन भ्रष्ट है, कौन कौन रिश्वत ले रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि आपके सूत्र जो है आपके कॉलेज में, आपके जैन डिग्री कॉलेज में क्या हो रहा है जी। वो मैं उसमें कोई कंपटीशन नहीं है मेरा राब्ता। मैं आपसे, आपने जैन डिग्री कॉलेज के तो अखबार भी पढ़ा होगा क्या क्या चल रहा है, हाई कोर्ट के आदेश भी देखे होंगे जी। ठीक, तो आपको नहीं पता तो चला कि इतना बड़ा फ्रॉड है? बात वहीं घूम के आई है ना। अब हाई कोर्ट के आदेश की बात आई, वो शिक्षा विभाग का मामला हो या वो खनन विभाग का मामला हो, तो आज जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं यही विषय है और ये कंटेंट भी हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जनपद बागपत की अगर बात करें, कई शिक्षक ऐसे हैं जो अधिकारियों के दबाव में है या उनका प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो वहां तक नहीं पहुंच सकता ना। जो पहुंच रहे हैं और उनके आदेश करा के लेके आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेरा सवाल कारण मुख्य क्या है। मेरा सवाल, आप मेरा सुनिए अरुण जी, सुनिए आप सुनिए, धैर्य से सुनिए। मैं आपको बताऊं, विषय ये नहीं है कि कितने ईमानदार, जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, समाज सेवी हैं वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ मंच माला और माइक से काम नहीं चलेगा। एक दूसरे को महिमा मंडित किया, एक दूसरे गले में पटका पहना दिया, माला डाल दी, एक दूसरे का महिमा मंडन कर दिया, ये बहुत अच्छा है या नहीं वो। तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना होगा, जब हम समाज सेवा को ठीक से कर पाएंगे और जो दबी कुचली जनता है उनके लिए कुछ कर पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, जैसे अभी आपने पूछा कि भाई जिले में भ्रष्ट अधिकारी कौन से हैं, हम तो तब तक नहीं कह सकते ना जब तक आरोप लगनी एक अलग चीज है, लेकिन तय होना कि ये इन्होंने आरोप मतलब जो आरोप लगाए वो सत्य है, उसी के बावजूद तो मीडिया तभी तो दिखाएगी ना भाई इन पे आरोप लगे थे और सत्य साबित हुए हैं। जब तक किसी पे लगे गए आरोप सिद्ध नहीं होते तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं उन चीजों को, ये आरोप के अंदर। सुनिए, इस देश के अंदर न्यायालयों से बलात्कार सिद्ध होने के बाद भी लोग उन्हीं न्यायालयों से छुटकर आ जाते हैं। आप क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा मजाक ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। इस देश का सबसे बड़ा चुटकुला है कि कानून सबके लिए बराबर है। हम इस वार्ता को आगे फिर विषय पर ही रखेंगे, या नहीं तो कहीं का कहीं मोड़ लेके चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो कम से कम 2 ट्रक साक्ष्य हैं अलग अलग विभाग के। बिल्कुल हाँ जी। तो फिर आगे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपके पास 2 ट्रक साक्ष्य हैं, जैसे आपने शिक्षा विभाग की बात की, आपने कहा कि हमारे पास साक्ष्य हैं। क्या सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेंगे साक्ष्य या ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? लड़ाई मेरी, आप समझ नहीं, अभी आपकी मेरी पहली मुलाकात है। मेरी लड़ाइयां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर हाउस, सीएम, सीबीआई, ईडी, सब जगह पर चल रही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बड़ा मामला है मेरा। जिस तरीके से आप खुल के मेरी लड़ाइयां बहुत बड़ी बोल रहे हैं, आपके खुल के बोल रहे हैं, खुल के अपनी बात रखी, वीडियो के माध्यम से रही हो या आज भास्कर समाचार के प्लेटफॉर्म पर आपकी बात रही हो, ये चीजें तो हम भी समझ रहे हैं कि आपके पास हर चीज के साक्ष्य हैं और आप हर स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत खड़े हुए हैं। तो आज के दौर में डॉक्टर साहब, जैसे आप मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या किसी प्रकार की आज तक आपने इतने मुद्दे उठाए, किसी का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई इस तरह की चीजें आई या इन चीजों से गुजरे आप कभी? हाँ, खूब आती है प्रेशर।
जाति के आते हैं, बिरादरी के आते हैं, जानने वालों के आते हैं, दोस्तों के आते हैं, तो कई बार माफियाओं के भी आते हैं, सबके आते हैं। तो हम दबाव मानेंगे तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे? कभी अपने दबाव की कोई स्थान नहीं है। कभी अधिकारी का भी प्रेशर आया, कभी अधिकारी का भी प्रेशर आया जी? कोई किसी अधिकारी का भी प्रेशर आया? आने दो, क्या कर लेगा अधिकारी? कोई आया सर? आने दो, उससे क्या फर्क आया पड़ता सर या है? नहीं? अधिकारी क्या करेगा? अच्छा, जैसे चलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, चलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सच के लिए खड़ा रहता है, और ये अभी से नहीं सदियों से होता आ रहा है कि सच के लिए जो व्यक्ति लड़ता है, भले वो महाभारत काल रहा हो या रामायण रही हो, तो जो आदमी सच के लिए लड़ा है उसकी विजय हमेशा हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंत में थोड़ा सा मैं और चीजें जानना चाहूंगी। जैसे आप मुद्दे उठाते हैं, शिक्षा विभाग का मुद्दा और शिक्षा विभाग का मुद्दा लगातार चर्चाओं में भी है, तो आम जो लोग है, आम जो जनता है, उनके मन में भी ये चीजें आती हैं, भाई शिक्षा विभाग जो राष्ट्र का निर्माण करती है, बच्चों का निर्माण करती है, व्यक्ति का निर्माण करती है, और उस पे इस तरह के आरोप लगना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े करते हैं, और लोग इससे भयभीत भी होते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या होगा। तो आम जनता इस पूरे मामले को किस नजर से देखे आपके अनुसार? जनता जो है, अब उसके लिए कई अलग अलग शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग समूह के लिए। किसी को अपने बच्चे की चिंता नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी चिंता है। झूठ बोलते हैं कि हम अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। अगर भविष्य देख रहे होते तो वो समाज में कहीं ना कहीं खड़े होकर लड़ रहे होते। ये सब बकवासबाजी है कि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है, बच्चों की चिंता है। किसी को कोई चिंता नहीं है, सबको अपनी आराम मौज मस्ती की चिंता है। बच्चे तो मजबूरी है उनकी, उन्हें पालना, उन्हें बड़ा करना, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए लूट करना, उन्हें महंगी गाड़ी दिलाने के लिए रिश्वत लेना, कहीं ना कहीं किसी माफिया से जुड़ना, कहीं ना किसी नेता का दलाल बनना, ये आम बातें। तो इसलिए विषय बहुत लंबे होते चले जाएंगे अरुण जी। इस विषय को आज अगर हम यही समाप्त करें तो निश्चित रूप से ठीक रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने अपनी बहुत बहुत धन्यवाद, बेबाकी से अपनी बात रखी, इसके लिए मुलाकात करेंगे आपका शुक्रिया, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे आपसे। तो दर्शक, तो थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पहल, जिन्होंने बागपत के माध्यमिक शिक्षा विभाग और डीओएस कार्यालय को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन आरोपों की सच्चाई क्या है। क्या शिक्षा व्यवस्था में वास्तव में कोई बड़ी खामी है, या फिर यह केवल आरोप और विवाद तक सीमित का मामला है? इसका जवाब केवल निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही से ही सामने आ सकता है। भास्कर समाचार एक बार फिर स्पष्ट करता है कि इस इंटरव्यू में रखे गए विचार और आरोप संबंधित व्यक्ति के व्यक्तिगत बयान हैं। भास्कर समाचार इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग, डीओएस कार्यालय या संबंधित अधिकारी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो भास्कर समाचार उनका भी जवाब पूरी प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हर पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिलना। अब दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे पर किसी विशेष शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।